साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 8 मई 2022 को होनी है, उसके लिए टोह सीरीज नामक 10 प्रैक्टिस सेट की एक सीरीज निकाली गई है। इस सीरीज़ को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। यह सीरीज़ जो है मेरे द्वारा, अर्थात मेरा नाम है शिशिर अशोक सिंह, मेरे द्वारा इस टेस्ट सीरीज़ को अपने सहयोगियों के साथ मिल करके तैयार की गई है। तो इस टेस्ट सीरीज़ का जो दूसरा वाला प्रैक्टिस सेट है उसको यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे और उसको पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि शुरुआत में इसके 10 प्रश्न मैथ के हैं, चूँकि ये पूरा आपके बीपीएससी के सिलेबस पे है और आपके बीपीएससी के सिलेबस में 10 क्वेश्चन जो है वो मैथ के आते हैं। तो जो शुरुआत के 10 क्वेश्चन उनको हम लोग यहाँ पर नहीं देखेंगे। तो जीएस वाला पोर्शन क्वेश्चन नंबर 11 से है, उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है या कहाँ प्राप्त हुआ? तो तबकाते नासरी से, तबकाते नासरी से प्राप्त हुआ है। इसके बारे में और देखें तो बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में मुस्लिम हमलावरों ने 1193 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। और प्रसिद्ध पर्शियन इतिहासकार मिनहाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकाते नासरी में बिहार में उसके हमलों के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। आगे चलते हैं। बिहार में वर्ष 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह नेतृत्व जो है वो कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। तो 1857 ईस्वी में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के आरा जिले से संबंधित थे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो इसका गठन जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, किसने? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने किया था। तो बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में होती है। सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। इस सभा का विस्तार बिहार के गांवों में करने में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला। आगे चलते हैं। वर्ष 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व जो है राहुल सांकृत्यायन ने किया था। ठीक है, 1929 में होता है। आगे चलते हैं। 1830 के दशक में पटना नगर जो है केंद्र था, किसका था? किसका केंद्र था? तो ये बहावी आंदोलन का केंद्र था। 1830 के दशक में बहावी आंदोलन मूलतः अरब से आरंभ हुआ। इसके आदि प्रवर्तक अब्दुल बहाब थे, उन्हीं के नाम पर इसका नाम बहावी आंदोलन पड़ता है। आरंभ में यह सांस्कृतिक और धार्मिक आंदोलन था। भारत में बहावी आंदोलन के जन्मदाता और आदि प्रचारक उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के सैयद अहमद थे। वर्ष 1830 में सैयद अहमद की पटना यात्रा के समय पटना बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र बन गया था। आगे चलते हैं। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण जो हैं वो कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से मिले हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, धौलावीरा से। तो धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी, पहली कौन सी है? राखीगढ़ी है। तो दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है। यह गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। यहाँ से उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की गई हैं या प्राप्त हुई हैं। इन खोजों में शैलकृत जलकुंड महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? क्षणिकवाद का प्रतिपादन बौद्ध के द्वारा या बौद्ध धर्म के दर्शन के द्वारा किया गया। तो क्षणिकवाद का सिद्धांत बौद्ध दर्शन से संबंधित है। और क्षणिकवाद जो है अनित्यवाद का तार्किक विकास है जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आता है। आगे चलते हैं। कुरुशपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो इसमें जो जानकारी है वो कहाँ से मिलती है? किसके बारे में? सोमेश्वर प्रथम के बारे में। इसमें सोमेश्वर प्रथम के बारे में जानकारी मिलती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर रियासत के कुरुशपाल गांव से सोमेश्वर प्रथम का शिलालेख प्राप्त होता है। संस्कृत भाषा में रचित यह अभिलेख 39 पंक्तियों का है। इसमें सोमेश्वर द्वारा ग्राम दान का विवरण दिया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो कांग्रेस ने कब घोषित की थी? तो ये जो है इनके द्वारा नागपुर अधिवेशन में भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की गई थी। वर्ष 1920 में नागपुर अधिवेशन कब होता? 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने नागपुर अधिवेशन में यह कार्य किया था और घोषणा करते हुए उन्होंने
शासकों से यह मांग की कि प्रजा को पूर्ण उत्तरदायी सरकार दी जाए। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो किसकी तुलना की जा सकती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नांकित में से किस बादशाह के दरबार से संबंधित थे या संबंध था? तो ये जो है गयासुद्दीन बलबन के दरबार से संबंधित थे। देखिए अमीर खुसरो जो हैं, अमीर खुसरो आरंभ में बलबन के सबसे बड़े पुत्र महमूद की सेवा में रहे। मंगोलों के साथ एक मुकाबले में महमूद मारा गया। मंगोलों ने अमीर खुसरो को भी बंदी बना लिया, किंतु किसी तरह वह जेल से भागने में सफल रहे और बलबन के राज दरबार में या दरबार से संबद्ध हो गए। अमीर खुसरो, बलबन, कैकूबाद, जलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह, गयासुद्दीन तुगलक तथा मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल के या शासन के अंतर्गत रहते हैं। 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के सत्ता संभालने के वर्ष में ही अमीर खुसरो की मृत्यु हो गई। वह सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। आगे चलते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इनका मुख्य उद्देश्य जो था अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। ठीक है, तो देखिए लॉर्ड वेल्जली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाकर अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। इससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता और प्रभुसत्ता स्थापित हो गई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है? तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता में लोग लोहे से परिचित नहीं थे, ये वैदिक काल में लोग लोहे से परिचित हुए थे। आगे चलते हैं, चनहूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो इसका निर्देशन जो है J.H. मैक ने, किसने किया था? J.H. मैके के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1935 में। ठीक है, इसकी खोज जो है सर्वप्रथम वर्ष 1931 में N.G. मजूमदार ने किया था और वर्ष 1935 में मैके ने यहाँ उत्खनन करवाया था। ऋग्वैदिक धर्म था, किस प्रकार का था? तो ऋग्वैदिक धर्म जो है ये आपका, देखिए इसमें कई चीज़ें हैं। ऋग्वेद, यदि थोड़ी सी इसके पहले व्याख्या देख लीजिए। ऋग्वेद में हमें प्रथम दृष्टया बहुदेववाद के दर्शन होते हैं। आर्य विभिन्न देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करते थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त देखिए इन देवताओं, जैसे कि आप देखेंगे मुख्यतः वैदिक देवताओं के 3 वर्ग हैं, आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता तथा पृथ्वी के देवता। इन देवताओं की स्तुति करते समय वैदिक ऋषि जब जिस देवता की स्तुति करते हैं उसे ही प्रमुख या सर्वश्रेष्ठ देवता कहते हैं, तो इसे एकैवाद या एकेश्वरवादी कहा जाता है। इसके अलावा ऋग्वेद में एक सत विप्रा बहुधा बदंती कहकर एकेश्वरवाद का भी समर्थन किया गया है। ऋग्वेद के एकेश्वरवाद में अद्वैतवाद, सर्वदेवतावाद तथा बहुदेवतावाद की दृष्टि समाहित है, किंतु वेदों का यह एक देवतावाद आधुनिक ईश्वरवाद के स्वरूप से अलग है। इस प्रकार से इसमें आप देखेंगे बहुदेववादी, एकेश्वरवादी, अद्वैतवादी ये सभी हैं, तो इसलिए ई ऑप्शन सही हो जाएगा। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो ये जो है आपका पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। जिसे बिहार सरकार ने वर्ष 1951 में मगध इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज एंड रिसर्च इन पाली एंड एलाइड लैंग्वेज एंड बौद्ध लर्निंग के नाम से नालंदा में स्थापित किया था। आगे चलते हैं, अगला है हेलिडोरस का वेशनगर अभिलेख। हेलिडोरस का वेशनगर अभिलेख जो है ये संदर्भित है किससे? ये केवल वासुदेव से संबंधित है। देखिए भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक वेशनगर के विदिशा का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत हेलिडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया था। इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलिडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देवस अर्थात देवताओं का देव कहा गया है। तो इसमें केवल वासुदेव के बारे में जानकारी मिलती है। 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करना चाहता था। किसकी खेती नहीं करना चाहता था? तो ये मक्का की खेती खेती नहीं करता था, करना नहीं चाहता था, मतलब खेती नहीं करता था। तो ये गेहूं की, जौ की, चना की करता था, परंतु मक्का की खेती नहीं करता था 13वीं और 14वीं शताब्दी में। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। दिल्ली सल्तनत
कि किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? तो किसने किया था? खिलजी वंश ने खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था। देखिए, दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंशों के सुल्तानों ने 1206 से लेकर 1290 तक शासन किया। फिर खिलजी वंश ने 1290 से 1320 तक किया। तुगलक वंश के शासकों ने 1320 से 1412 ईस्वी तक शासन किया। फिर सैयद वंश के शासकों ने 1414 से 1451 तक किया। फिर लोदी वंश ने 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक शासन किया। इस प्रकार खिलजी वंश जो है के शासकों ने सबसे कम समय तक शासन किया था, 1590 से लेकर के 1320 अर्थात 30 साल तक केवल। आगे चलते हैं। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रही होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। तो इसका ये कथन किसने कहा था? ये कथन जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। हर्षवर्धन का बहनोई ग्रहवर्मन कहाँ का शासक था? तो इसका बहनोई जो है आप देखेंगे कन्नौज का, कहाँ का? कन्नौज का शासक था। देखिए, हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मन या ग्रहवर्मा के साथ हुआ था। तो ये आपका कन्नौज का शासक था। देखिए, निम्नलिखित में से किसे तमिलकृत भारतम की रचना की? निम्नलिखित में किसने तमिलकृत भारतम की रचना की थी? तो पेरुन देवनार ने इसकी रचना की थी। यह पल्लव शासक नंदी वर्मन तृतीय का समकालीन था। जो पेरुन देवनार थे, ये नंदी वर्मन तृतीय के समकालीन थे। आगे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस दर्शन के अंतर्गत प्रतित्व समुद्पाद का सिद्धांत आता है? तो किसके अंतर्गत आता है? बौद्ध धर्म की या बौद्ध दर्शन के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक कुतुब मीनार के निर्माण से संबंधित रहा है? तो इसमें देखें, इसमें ई ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि इसके निर्माण से कई लोग शामिल थे। देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ कराया, ठीक है, तो ये इसमें शामिल है। इसके बाद सुल्तान इल्तुतमिश के काल में इसका निर्माण पूर्ण होता, तो ये भी संबंधित है। प्रसिद्ध सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार पड़ा था। फिरोज तुगलक के समय में जो है बिजली गिरने से इसकी चौथी मंजिल जो है क्षतिग्रस्त हो गई। तब इसने उसकी मरम्मत कराई और 5वीं मंजिल का निर्माण कराया। इसके अतिरिक्त सिकंदर लोदी के समय इसकी 5वीं मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई, तब इसने इसकी मरम्मत कराई थी। इस प्रकार से चारों शासक जो हैं इससे संबंधित हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से गुप्तकालीन सिक्कों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें देखिए, गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए जो दीनार कहलाते थे, सही बात है। चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त तथा बुद्धगुप्त ने चांदी के सिक्के जारी किए थे, ये भी कथन सही है आपका। सी देखें, सिक्कों के अग्रभाग पर राजाओं की आकृति उकेरी गई तथा पृष्ठभाग पर देव प्रतिमाओं की, ये भी सही है। गुप्त राजाओं द्वारा जारी किए गए सबसे अधिक सिक्के तांबे के थे, ये कथन आपका सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि सर्वाधिक सिक्के सोने के जारी किए गए थे, ना कि तांबे के, तो डी वाला सही नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। इब्न बतूता इनमें से किस दिल्ली सुल्तान के दूत के रूप में चीन गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के दूत के रूप में चीन गया था। आगे 2 सूचियां दी गई हैं, इन 2 सूचियों को हमें यहाँ पर सुमेलित करना है, ठीक है। तो इन 2 सूचियों को हमको यहाँ पर सुमेलित करना है 37 में। तो देखिए, अमीर कोही क्या था? कृषि का कमान अधिकारी, 3 से मिला दीजिए। अमीर आखुर घोड़ों का कमान अधिकारी, 4 से मिला दीजिए। बरीद खुफिया अधिकारी, 1 से मिला दीजिए। दवीर क्या होता था? सचिव, 4 से मिला दीजिए। तो 3 4 नहीं, दवीर क्या था? दवीर सचिव था ना, तो 2 से मिला दीजिए, 4 से नहीं। 3 4 1 2 अर्थात डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अमुक्त माल्यात किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो ये कृष्णदेव राय की, किसकी है? कृष्णदेव राय की प्रसिद्ध कृति है ये, और ये तेलुगु भाषा में लिखी गई है। आगे चलते हैं। बिहार शरीफ के पहाड़ी पर स्थित मकबरा किस प्रशासक का है? बिहार शरीफ के पहाड़ी पर स्थित मकबरा जो है ये किस प्रशासक का है? तो ये मलिक इब्राहिम का, किसका है? मलिक इब्राहिम का है ये। देखिए, बिहार शरीफ नगर बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। ओदंतपुरी का महाविहार यहाँ स्थित है। तुगलक काल में बिहार के प्रशासकों में से सबसे महत्वपूर्ण नाम मलिक इब्राहिम का था, जिसको सामान्यतः मलिक बया नाम से भी जाना जाता था। बिहार शरीफ की पहाड़ी पर स्थित इनका मकबरा तुगलक कालीन स्थापत्य का एक सुंदर उदाहरण है, जिसका विशेषण
विशेष जो आकर्षण है वो उसका शंकु है। आगे चलते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना को या सेना का सेनापति कौन था? तो इसका सेनापति यदि देखें तो इसका सेनापति हकीम खां शूर था। कौन था? हकीम खां शूर था, क्योंकि मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं आशफ खान ने किया था। आगे चलते हैं। वर्ष 1829 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये नेतृत्व जो है तिरोत सिंह ने। ठीक है, ये मेघालय की जनजाति रही है और यह विद्रोह मेघालय में होता है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये हमें बताना है। तो देखिए 42 नंबर क्वेश्चन। यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डेरोजियो सही है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा ज्योतिबा फुले की नहीं है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना जो है जुलाई 1924 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा तत्कालीन मुंबई प्रेसिडेंसी में की गई थी बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना। तो बी वाला सही नहीं। इसके अतिरिक्त थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कर्नल अलकाट ने और यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना सैयद अहमद खान ने की थी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद इंडियन काउंसिल को समाप्त किया गया? भारत परिषद को समाप्त किया गया किसके द्वारा? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के माध्यम से भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया गया था, जिनका खर्चा भारतीय राजस्व से वहन किया जाता था। भारतीय प्रशासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीय परिषद अर्थात इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया। आगे चलते हैं। बिहार में तिनकठिया प्रथा किस क्षेत्र में प्रचलित थी? तो बिहार में जो तिनकठिया प्रथा है ये आपका चंपारण जो क्षेत्र है, चंपारण क्षेत्र, यहाँ पर यह प्रचलित रही है। आगे चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहाँ पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था? धरसना में। कहाँ पर? धरसना में किया था। ठीक है, तो देखिए बंबई में सविनय अवज्ञा आंदोलन का केंद्र बिंदु धरसना था। गांधी जी ने घोषणा की कि वह धरसना नामक नमक निर्माणशाला पर अपने साथियों के साथ धावा बोलेंगे एवं नमक कानून तोड़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ष 1813 के चार्टर एक्ट से भारत में अंग्रेजी नीति में किस क्षेत्र में मौलिक परिवर्तन आया? 1813 के चार्टर एक्ट से, तो शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आया? देखिए वर्ष 1813 के चार्टर एक्ट की मुख्य विशेषताओं में था कि कंपनी को भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान था। इस प्रकार शिक्षा में जो है शिक्षा के क्षेत्र में मौलिक परिवर्तन आया। इसके अतिरिक्त कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया 1813 के अधिनियम के माध्यम से। यद्यपि चाय एवं चीन के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। इसके अतिरिक्त ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने की छूट मिल गई। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, तो देखिए रहनुभाई माजदायान सभा से संबंधित व्यक्तियों में कौन सा एक नहीं है? कौन सा एक नहीं है? तो इसमें देखिए नौरोजी फरदोंजी, दादा भाई नौरोजी, एस बंगाली ये सभी थे, परंतु गोविंद रानाडे इसमें शामिल नहीं थे। तो 47 का डी हो जाएगा आपका। देखिए पारसियों में धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन की शुरुआत तब हुई जब 1851 में 1851 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी फरदोंजी, एस बंगाली, आर.के. कामा आदि नेताओं द्वारा बंबई में रहनुमाई माजदायान सभा का गठन किया गया। रहनुमाई, ये रहनुभाई नहीं है, माई है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में डाक टिकट किस अंग्रेजी गवर्नर जनरल ने प्रारंभ किया? किस अंग्रेजी गवर्नर जनरल ने प्रारंभ किया? किसके समय में प्रारंभ हुआ? तो आप यहाँ पे देखेंगे लॉर्ड डलहौजी के समय में। किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में। लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में 1854 ईस्वी में पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया तथा वर्ष 1854 में पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन आरंभ हुआ। इसके तहत 1 अक्टूबर 1854 को महानिदेशक हेनरी फिलिप आर्चीबाल्ड बुकानन के नियंत्रण में इसे स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय बंगाल था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। देखिए हंटर आयोग जो कि वर्ष 1882 का है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? हंटर आयोग का देखिए इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो प्राथमिक शिक्षा की स्थिति का आकलन एवं सुधार सुझाना था। वर्ष 1854 के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति समीक्षा है तो वर्ष 1882 ईस्वी में
सरकार ने W हंटर के अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया था। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया। बिहार राज्य में गंगा के किनारे कितने स्थित जिलों की संख्या है? गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है बिहार में? तो देखिए कितने हैं, 12 हैं, ध्यान रखिएगा 12 हैं ये। तो 12 की बात करें तो 12 कौन से हैं? सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर व कटिहार शामिल हैं। 12 जिले। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है, तो ये है आपका जापान। 51 का ऐसा देश जिसकी सीमा किसी अन्य देश की भूमि के साथ संलग्न नहीं होती है उसे सीमा रहित देश कहते हैं। यह देश चारों ओर से समुद्र द्वारा घिरा होता है। प्रश्नानुसार सर्वाधिक सीमा रहित भौगोलिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? जापान है। इसके पश्चात फिलीपींस है क्षेत्रफल में, फिर न्यूजीलैंड है, फिर क्यूबा है। आगे चलते हैं तो यह क्रम याद रखिए, जापान के बाद फिलीपींस, फिर न्यूजीलैंड, फिर क्यूबा। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं किस समय में? तो ये निर्मित हुए हैं आपके सेनोजोइक महाकल्प में। कब? सेनोजोइक महाकल्प में निर्मित हुए हैं। देखिए अतिरिक्त महाद्वीपीय पर्वतों का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प से संबंधित है। हिमालय के पर्वत भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत के उदाहरण हैं। क्रिकेट बैट के लिए विलो कहाँ से प्राप्त होता है? क्रिकेट बैट के लिए विलो जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये शंकु वृक्षी वन से प्राप्त होता है। क्रिकेट बैट के लिए विलो लकड़ी जो होती है वो शंकु वृक्ष वन से प्राप्त होता है। भारत में जम्मू एवं कश्मीर राज्य विलो निर्मित क्रिकेट बैट के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। महासागरों की सतह पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से बनती है, क्या बनती है? तो इससे ज्वार भाटा बनती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ज्वार भाटा बनती है। पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति की क्रियाशीलता ही ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण होती है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? कौन सा राज्य नहीं बनाता है? तो आप इसमें देखेंगे नागालैंड जो है ये बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता, जबकि असम है, मेघालय है, मिजोरम है, यहाँ तक कि त्रिपुरा है, ये आपका बांग्लादेश का सीमा साझा करते हैं। तो देखिए बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य इस प्रकार है: पश्चिम बंगाल, फिर असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी बिहार में पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी बिहार में पाई जाती है? तो देखिए इसमें यहाँ पे कई सारी मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे बाल सुंदरी मिट्टी भी पाई जाती है, जो बी ऑप्शन में है, बाल सुंदरी मिट्टी। इसका विस्तार पूर्णिया के दक्षिणी भाग से लेकर सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर के दक्षिणी भाग तक सारण एवं चंपारण कुछ भाग में स्थित है या विस्तृत है। वहीं पे आप देखें बलथर मिट्टी, इसका विस्तार पश्चिम में कैमूर श्रेणी के निकट से पूर्व में राजमहल की उच्च भूमि में 8 से 15 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है। यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी है। वहीं टॉल मिट्टी की बात करें तो टॉल मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिणी मैदान में 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में विस्तृत है। जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पूर्णिया और सहरसा जिले में कोसी क्षेत्र में है। वहीं जलोढ़ मिट्टी की बात करें, जलोढ़ मिट्टी की यदि बात करते हैं तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नहीं, जलोढ़ मिट्टी की यदि बात करते हैं तो ये भी यहाँ मिलती है। तो इस प्रकार से बलथर, बाल सुंदरी मिट्टी, टाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी सभी बिहार में पाई जाती है, इसलिए ई ऑप्शन यहाँ पर आपका वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र में दक्षिण बिहार के मैदानी भाग के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है? तो देखिए इसके अंतर्गत पटना, नालंदा, नवादा आता है, परंतु गोपालगंज इसके तहत नहीं आता है। तो ध्यान रखिएगा बिहार को 3 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। पहला है उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदान, दूसरा है उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान, तीसरा है दक्षिण बिहार मैदान, जिसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो जो दक्षिण बिहार मैदान है इसमें जो ज़िले आते हैं उसमें गया है, जहानाबाद है, औरंगाबाद, रोहतास, भोजपुर, पटना, नालंदा और नवादा, शेखपुरा, मुंगेर, जमुई,
जमुई, लखीमसराय या लखीसराय, बांका, अरवल ये हैं, जबकि गोपालगंज जो है ये उत्तर पश्चिमी मैदान में के तहत आता है। निम्नलिखित में से पटना शहर का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार क्या है? तो इसका अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार ये देखें तो 25 डिग्री 37 मिनट नॉर्थ से लेके 85 डिग्री 13 मिनट जो है ईस्ट में है ये, अर्थात पूर्व में। निम्नलिखित में से गलत जोड़े का चुनाव कीजिए, कौन सा इसमें गलत जोड़ा है वो हमें बताना है। तो देखिए भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर में है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में है, जबकि राजगीर पक्षी विहार जो है ये पटना में नहीं है। तो राजगीर पक्षी विहार कहाँ पे है? नालंदा में है। और नकटी पक्षी विहार जो है, बांध पक्षी विहार, जमुई में है। आगे चलते हैं, क्वार्टज खनिज बिहार के किस जिले में पाया जाता है? क्वार्टज जो है वो क्वार्टज खनिज जो है वो बिहार के किस जिले में पाया जाता है? ये पाया जाता है जमुई जिले में। कहाँ पर? जमुई जिले में यह मिलता है। इसके अतिरिक्त भागलपुर, मुंगेर और नालंदा जिलों में भी पाया जाता है। तो जमुई, भागलपुर, मुंगेर और नालंदा जिलों में। कोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? कोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो ये आपका नवादा जिले में स्थित है। इस प्रपात की ऊंचाई जो है लगभग 47 मीटर है, 47 अर्थात 160 फीट है। जलप्रपात कई चरणों में कोडरमा पठार से नीचे उतरती है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर के गंगा नदी बनाती हैं? देखिए ये कहाँ पर बनाती हैं? ये जो है आपका देवप्रयाग जो नगर है वहाँ पर अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिल करके गंगा के नाम से आगे बढ़ती हैं। आगे चलते हैं, किस देश में भारत के एक नए वाणिज्यिक दूतावास खोलने को मंजूरी मिली है? कहाँ पर खोलने को मंजूरी दी गई है? तो ये मंजूरी मिली है मालदीव में। तो ध्यान रखिएगा, मालदीव में। तो 25 मई 2021 को भारत द्वारा मालदीव के अड्डू शहर में भारत के एक नए वाणिज्यिक दूतावास को खोलने की मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए 64 नंबर, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो ये जो है आपका देखें तो CWA से, किससे? CWA से प्रदर्शित की जा सकती है उत्तर बिहार की जलवायु। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डुंगोंग किस जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? तो ये जो है मन्नार की खाड़ी का, कहाँ का? मन्नार की खाड़ी का। और यह डुंगों के ऐसे समुद्री गाय कहते हैं, समुद्र पाया जाने वाला स्तनधारी जीव है। आगे चलते हैं, धूमकेतु किसके इर्द गिर्द परिक्रमण करते हैं? जो धूमकेतु होते हैं किसके इर्द गिर्द परिक्रमण करते हैं? तो ये सूर्य के इर्द गिर्द, किसके? सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमण करते हैं। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह नाम क्या है? तो वह नाम है आपका कोंकण तट। तो ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन, एक सेकंड, कोंकण तट के नाम से भी जानते हैं। तो भारत का पश्चिमी तटीय मैदान संकीर्ण है, इसके उत्तरी भाग को कोंकण तट, इसके उत्तरी भाग को जो है वो कोंकण तट कहते हैं, जबकि दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं। जबकि पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी शंकर तट तथा दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। आगे चलते हैं, नीचे दिए गए नदियों पर विचार कीजिए तथा बताइए कि इनमें से कौन सी नदी अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती है। तो कौन कौन सी इसमें डेल्टा बनाती हैं ये बताना है। तो देखिए, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी, ये सभी पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं तथा बंगाल खाड़ी में गिरती हैं और ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। मतलब चारों की चारों जो है ये डेल्टा का निर्माण कर रही हैं, इसलिए ई ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश अदन की खाड़ी से घिरा हुआ है? कौन सा देश जो है वो अदन की खाड़ी से घिरा हुआ है? तो देखिए, यमन और सोमालिया जो हैं ये अदन की खाड़ी से घिरे हुए हैं। देखिए, अदन की खाड़ी जिसे बरबेरा की खाड़ी के रूप में भी जाना जाता है, उत्तर में यमन, पूर्व में अरब सागर, पश्चिम में जिबूती और दक्षिण में सोमालिया है। उत्तर पश्चिम में यह बॉब अल मंडेब जलभूमध्य के माध्यम से लाल सागर से जुड़ता है और यह पूर्व में अरब सागर से जुड़ता है।
तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा काला सागर से लगती है या ब्लैक सी से लगती है? ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान में रशिया और यूक्रेन का युद्ध भी चल रहा है, तो इस संदर्भ में भी आपका काला सागर काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 70, तो देखिए इसमें रोमानिया और यूक्रेन जो है इनकी सीमा काला सागर से लगती है। तो 1 और 2 ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ये काला सागर एक अंतर्देशीय समुद्र है जो दक्षिण पूर्वी यूरोप का केशस और तुर्की देश के बीच स्थित है। सीमावर्ती राष्ट्र जो है रोमानिया, बुल्गारिया, यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया और तुर्की। ध्यान रखिएगा, रोमानिया, बुल्गारिया, यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया और तुर्की 6 देश हैं। इसको एक बार आप मैप पे भी देख लीजिएगा। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था कब? तो इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? इनको दिया गया था 1930 में, सन 1930 में दिया गया था। आगे चलते हैं। निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है? किसका पीएच मान जो है वो 7 होता है? तो देखिए कई चीज़ों का पीएच मान जो है वो आपका 7 होगा। किसका किसका उसको देखते हैं, 1 मिनट 1 सेकंड। देखिए उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। इसके अतिरिक्त शुद्ध जल भी जो होता है वो उदासीन होता है, तो इसका भी पीएच मान 7 ही होगा। वर्षा का पानी जो होता है वो शुद्ध होता है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों सही, इसलिए ई ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। टेफ्लॉन निम्नलिखित में किस एकलक का बहुलक है? टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? तो आप देखेंगे ये जो है आपका पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन का है। तो यहाँ पर 73 का ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल है? तो इसको देखते हैं। इसमें भी आपके कई सारे हैं। 74 में सूर्य का प्रकाश एवं कौड़िक तेल ये विटामिन डी से समृद्ध होते हैं, तो बी वाला सही है। इसके गेहूं अंकुर तेल तथा विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है। विटामिन ई का गेहूं अंकुर तेल, तो ये भी सही है। इसके अतिरिक्त अल्फा से विटामिन के प्रचुर मात्रा में मिलता है, ये भी सही है। और यद्यपि संतरा जो है विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है, तथा इसमें विटामिन B1 भी बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है। इस प्रकार से ई ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। पौधे में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। पौधों में सौर ऊर्जा जो है वो एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में ऐसा परिवर्तन होता है। देखिए पादपों में क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है जिसमें पर्णहरित या क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है या वर्णक पत्तों के हरे रंग के कारण होता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र है C6H12O6। C6H12O6 है। निम्नांकित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? तो यह है डॉप्शन। क्या है? डॉप्शन है। 77 का बी नंबर। कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप्स किससे बनती है? तो ये सिलिकॉन से बनती है। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें समस्थानिक या आइसोटोप्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? समस्थानिक या आइसोटोप्स कहा जाता है। वहीं आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 80। हमारे तंत्र में अधिकतर एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है? तो ये है आपका क्रेब्स चक्र। कौन सा है? क्रेब्स चक्र है। श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम में अधिकतम एटीपी जिसको कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्रेब्स चक्र होता है। यह चक्र कोशिका के माइक्रोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इस चक्र की खोज हैंस क्रेब्स ने वर्ष 1937 में की थी। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? स्वप्रतिरक्षित रोग संधिवात संधिशोध होता है। अनुवांशिक रोग क्षय रोग अनुवांशिक रोग नहीं है, तो यहाँ पर ये गलत है। 81 का बी। जो क्षय रोग या तपेदिक कहते हैं या इसे यक्षमा कहते हैं, ये एक संक्रामक रोग है जिसका कारण माइक्रोबैक्टीरियम
ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु होता है। जबकि पामा रोग चिचड़ी जो है तो होता है, पामा रोग होता है। मनोविदलता ये मानसिक रोग होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस एवं वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। और इसके उदाहरणों के तौर पर देखेंगे तो आप कपूर को ले सकते हैं। आगे चलते हैं। किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन ऑक्सीडेशन तब होता है जब 83 ऑक्सीजन की वृद्धि, उपचयन में या ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है या ऑक्सीजन में वृद्धि होती है तो इस पदार्थ का उपचयन होता है, ऑक्सीडेशन होता है। आगे चलते हैं। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ किस धातु को मिलाया जाता है? स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ जो है किस धातु को मिलाते हैं? तो इसमें कई सारे धातुओं को मिलाया जाता है। देखिए, स्टेनलेस स्टील में प्रयोग होने वाले जो प्रमुख घटक हैं इसमें आपका क्रोमियम है, कार्बन है, आयरन है, निकेल है, मैग्नीज है। ठीक है, इतनी सारी चीज़, इसलिए ई ऑप्शन सही हो जाएगा। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा जो है 46%, 46% होती है। ठीक है, तो देखिए यूरिया का फॉर्मूला क्या होगा? NH2CONH2 होता है। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 46% होती है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान की संज्ञा क्या होती है? दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान की संज्ञा क्या होती है? सिनेप्स होती है। बी ऑप्शन, सिनेप्स। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से पादप हार्मोन नहीं है। कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो देखिए 87 का ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन ये हैं, परंतु एड्रीनेलिन ये जो है पादप हार्मोन नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। यह मानव के एड्रिनल मेडुला से स्रावित होता है। इसके स्राव से हृदय गति में वृद्धि होती है तथा शरीर में उत्तेजना का अनुभव होता है। इसे उड़ो या लड़ो हार्मोन भी कहते हैं, एड्रीनेलिन को। निम्नलिखित में से पुनरुद्भवन के उदाहरण हैं, कौन है? तो देखिए इसमें भी आपके कई सारे हैं, इसलिए ई ऑप्शन होगा। कैसे? देखिए पहले ये समझ लें पुनरुद्भवन होता क्या है। पूर्ण रूपेण जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव का निर्माण करने की जो क्षमता होती है, अर्थात यदि जीव कई टुकड़ों में विभक्त हो जाए तो इसके अनेक टुकड़े वृद्धि कर नए जीव के रूप में विकसित हो जाएंगे। इस प्रक्रिया को पुनरुद्भवन कहते हैं। हाइड्रा तथा प्लेनेरिया इसके उदाहरण हैं। तो यहाँ पर ए और बी दोनों सही हैं, इसलिए ई ऑप्शन सही था। निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो इसमें देखिए अंडाशय, गर्भाशय, डिंबवाहिनी है, परंतु शुक्रवाहिनी नहीं है। आगे चलते हैं। पीतल की यदि बात करें तो पीतल एक मिश्र धातु है किसका? जस्ता तथा जस्ता तथा तांबे का, जस्ते और तांबे का है। देखिए पीतल अथवा इसे ब्रांस कहते हैं, एक मिश्रित धातु है जो तांबा, कॉपर व जस्ता, जिंक धातुओं के मिश्रण से निर्मित होती है। क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब्स निम्न से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य हैं? तो ये जो है आपका फुलेरेंस परिवार के सदस्य हैं। यहाँ पे 91 का जो है आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। पेयजल में निम्न से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो ये जो है आपका नाइट्रेट की अधिकता की वजह से। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम पेयजल या भूमिगत जल में नाइट्रेट नाइट्रेट क्या होता है? NO3 की अधिकता के कारण होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसरित करता है। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग जो है ये अग्रसारित करता है। किसको अग्रसारित करता है? तो कई चीज़ों को अग्रसारित करता है। देखिए मानव पूंजी को भी अन्य पूंजी के समान ही माना गया है। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग उत्पादकता में वृद्धि करता है, उत्पादकता में वृद्धि की ओर ले जाएगा, जिसका क्रमिक विस्तार निम्नवत है। कुशलता में विकास होगा, संसाधनों का समुचित प्रयोग होगा, उत्पादकता में वृद्धि होगी। इस प्रकार से चारों के चारों सही हैं, इसलिए ई ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कौन सी फसलें सम्मिलित हैं? कौन सी सम्मिलित हैं? तो देखिए, गेहूं, चावल व दालें। गेहूं, चावल व दालें, इस बात को याद रखिएगा। मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? मानव विकास सूचकांक का आधार की यदि बात करें तो ये है आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर है। आगे चलते हैं 95 के आगे। निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 7वें दशक 20वीं शताब्दी के 7वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? तो ये कौन सा है? देखिए, इसका भी जो है आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे सही होगा उसको देखते हैं। 20वीं शताब्दी के 7वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन इस प्रकार है: उच्च पैदावार विविधता, उच्च उपज किस्म कार्यक्रम या उच्च पैदावार विविधता बीज, उर्वरक, सिंचाई हेतु पानी, कृषि मशीनरी, कीटनाशकों का प्रयोग ने कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन लाया है, जिससे तकनीकी रूप से हरित क्रांति या कृषि क्रांति के रूप में जाना जाता है। तो इसमें सारी चीज़ें होती हैं। हरी सब्जियों की अत्यधिक खेती होगी, गहन कृषि जिला कार्यक्रम होगा, उच्च उपज किस्म कार्यक्रम होगा, बीज, उर्वरक, जल तकनीक होगी। इसलिए ई ऑप्शन सही हो जाएगा। सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो सामाजिक अधिसंरचना में दूर संचार या तार संचार को शामिल नहीं किया गया। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, इसको शामिल किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान जो है वो जिला नियोजन अधिकारी होता है। कौन होता है? जिला नियोजन अधिकारी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। राजस्व घाटा क्या है? राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति जो होती है ये फिस्कल डेफिसिट कहलाती है। फिस्कल डेफिसिट कहलाती है या राजस्व घाटा कहलाती है। बेसल 2 के 3 स्तंभ कौन से हैं? बेसल 2 के 3 स्तंभ कौन से हैं? तो इसके 3 स्तंभ में पूंजी पर्याप्तता, तरलता पर्याप्तता, लेखा अनुशासन। पूंजी पर्याप्तता, तरलता पर्याप्तता और लेखा अनुशासन है। ठीक है, तो 100 का आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन IMF में भारत सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है? कौन कार्य करता है? तो ये RBI के द्वारा यह कार्य किया जाता है। NAFUS का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम जो है वो नेशनल फंड फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। नेशनल फंड फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है 102 का। आगे चलते हैं। वर्ष 2007 में असंगठित क्षेत्र के उद्यमों के लिए राष्ट्रीय आयोग ने NAFUS अर्थात नेशनल फंड फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के गठन की बात कही थी। आगे चलते हैं। यदि किसी राज्य सरकार को कृषि और ग्रामीण विकास संस्थानों को मदद करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए धन की ज़रूरत होती है तो वह धन सरकार को कहाँ से मिलता है? वह धन जो है सरकार को नाबार्ड के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? नाबार्ड के द्वारा दिया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी और नाबार्ड बैंक भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है। आगे चलते हैं। नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड पर क्या बेचा जा सकता है? इस पे वस्तु बेचा जा सकता है। नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड पर वस्तु बेचा जा सकता है। देखिए, नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड का परिवर्तन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड और नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया। ये जो आपका नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड है इसका गठन वर्ष 2005 में किया गया था और इस पर वस्तुओं में व्यापार किया जाता है। वस्तुओं में, ठीक है। निम्नलिखित में क्या RBI के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं है? तो देखिए, इसमें बेस रेट, बैंक दर, कैश रिजर्व अनुपात, रेपो दर है, परंतु बेस रेट जो है ये इसके प्रत्यक्ष नियंत्रण के तहत नहीं आते हैं। आगे चलते हैं। एशियाई विकास बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? एशियाई विकास बैंक का मुख्य उद्देश्य एशिया पैसिफिक से गरीबी हटाना है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना वर्ष 1966 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य एशिया पैसिफिक से गरीबी मिटाना है। इसकी जो एशियाई विकास बैंक, इसकी राजधानी कहाँ, मुख्यालय कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में। आगे चलते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है?
कौन सा कथन असत्य है उसे बताना है। देखिए, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी के मुख्य लक्षण मुख्यतः प्राथमिक क्षेत्र में, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, भारत में प्रचंड बेरोजगारी मुख्यतः कृषि व ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है, ये भी सही है। सी ऑप्शन, चक्रीय निर्धनता अधिकांश समय धनी रहते हैं, चक्रीय निर्धनता अधिकांश समय धनी रहते हैं एवं यदा कदा निर्धन रहते हैं, ये सही नहीं है। जबकि डी, भारत निर्माण कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा 16 सितंबर 2005 को आरंभ किया गया था, ये आपका कथन जो है वो सही है। देखिए, चक्रीय निर्धनता से तात्पर्य जनसंख्या की निर्धनता एवं गैर निर्धनता में चक्रण से है। चक्रीय निर्धनता कृषि एवं उद्योग दोनों क्षेत्रों में पाई जाती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 108 पर। विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कृषि पर समझौते के प्रमुख स्तंभों में निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं है? तो इसमें देखें, इसमें निर्यात प्रतियोगिता, बाजार पहुंच, आंतरिक समर्थन ये शामिल, परंतु डंपिंग रोधी व प्रतिपूरक चुंगियाँ इसको शामिल अभी नहीं किया गया है। ठीक है, 108 का डी हो जाएगा। देखिए, डंपिंग रोधी एवं प्रतिपूरक चुंगियाँ विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कृषि पर समझौते के तहत शामिल नहीं है। कृषि पर समझौते के मुख्य 3 स्तंभ में बाजार पहुंच, आंतरिक समर्थन और निर्यात प्रतियोगिता। कृषि पर समझौता वर्ष 1995 से प्रभाव में आया है। 109 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 122 के द्वारा, अनुच्छेद 122 के द्वारा किया गया है। आगे चलते हैं। कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? कोई कानूनी विधेयक जो है संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? संसद के दोनों सदनों में से एक के पटल पर इसको रखा जा सकता है। 110 नंबर जो है क्वेश्चन। देखिए, जबकि धन विधेयक जो होगा वो केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान में किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकारों को मान्यता दी गई है? तो आर्टिकल 326 में। किसमें दी गई है? आर्टिकल 326 में दी गई है। तो देखिए, एक सेकेंड, भारतीय संविधान के भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार संबंधी प्रावधान किया गया है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। किसके तहत है? 112 नंबर क्वेश्चन का, तो संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत की कार्यपालिका अध्यक्ष, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? तो इसके एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, इन्हीं के नाम से सारे कार्य किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? पंचायती राज प्रणाली जो है ये किस सूची में है? तो ये राज्य सूची के तहत आता है। भारत के राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने समय में भर लिया जाना चाहिए? 6 माह के दौरान इसे भर लिया जाना चाहिए। ठीक है, चुनाव हो जाना चाहिए। अनुच्छेद 62(1) के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद देखिए 74(1) के अनुसार। ठीक है, आगे चलते हैं, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है? तो कौन कौन लेता है? इसमें लोकसभा के सदस्य लेते हैं, लोकसभा के सदस्य इसमें लेते हैं, एक सेकेंड, और राज्यसभा के सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है इसमें लोकसभा के चाहे वो मनोनीत हो चाहे निर्वाचित हो पार्टिसिपेट करते हैं, और राज्यसभा के सदस्य चाहे वो मनोनीत हो या निर्वाचित हो पार्टिसिपेट करते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, 1 और 4। निम्नलिखित में से 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो ये हैं ओम बिरला। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है? किसके तहत किया गया है? अनुच्छेद 163 के तहत, आर्टिकल 163 के तहत ऐसा कहा गया है, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से असत्य विकल्प का चयन करना है। कौन सा? जो 4 विकल्प दिए गए हैं, मतलब 5 विकल्प हैं, इनमें से कौन सा असत्य है ये हमें यहाँ बताना है।
देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकते हैं तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अनुच्छेद 124 में निहित प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जा सकता, अन्यथा नहीं। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय हेतु भाग 6 के तहत अनुच्छेद 214 से 231 तक प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 120 नंबर क्वेश्चन का, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं, दोनों सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीशों को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर से लेख द्वारा अपना पद त्याग सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से पद से हटाया जा सकता है। यहाँ पे इसलिए कई सारे सही हैं, इसलिए ई ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा रहा है? इसका प्रथम राज्य जो है वो कर्नाटक था, नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला। वहीं हाल ही में किस राज्य ने भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र को स्थापित किया जा रहा है? किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है गुजरात में, 122 का सी। वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो किसे दिया जाएगा? अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। किसको? अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया जाएगा। ठीक है, वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार। जबकि 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार लुईस ग्लग को प्रदान किया गया था। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा को। तो ध्यान रखिएगा 124 का न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र के बारे में। इसके पूर्व अध्यक्ष जो थे वो न्यायमूर्ति HL दत्तू थे। आगे चलते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति NV रमन्ना, न्यायमूर्ति NV रमन्ना को। ये 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। इनका कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक रहेगा। इन्होंने न्यायमूर्ति अरविंद बोबड़े का स्थान ग्रहण किया है। अगला है सही विकल्प का चुनाव करना है। सही विकल्प का जो है वो चुनाव करना है। तो देखते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है 3 मई को होता है, सही बात है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 की थीम लोगों के अच्छे के लिए सूचना, इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। इसके अतिरिक्त विश्व जनसंख्या दिवस जो है ये 11 जुलाई को होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 यहाँ पर आपके सही हैं, सुमेलित हैं। और विश्व जल दिवस 22 मार्च को होता है और विश्व जैव विविधता दिवस 21 मई को होता है। तो चारों के चारों सही हैं यहाँ पर, इसलिए ई ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से सुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। जो सुमेलित हो उसे ही हमें बताना है। तो इसमें भी देखिए, राज्य और उसके राज्यपाल की यहाँ पर चर्चा की गई है। तो पंजाब आपके देखिए मेघालय के सत्यपाल मलिक हैं, सही है। असम के जगदीश मुखी हैं, तमिलनाडु के RN रवि हैं और पंजाब के जो हैं बनवारी लाल पुरोहित हैं। सभी के सभी यहाँ पर सुमेलित हैं, ई ऑप्शन सही हो जाएगा। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य SDG 2021 में शीर्ष स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो देखें, ये केरल को प्राप्त हुआ। किसको मिला है? केरल को। देखिए, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में पूर्व की भांति केरल ने इस वर्ष भी शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। हिमाचल प्रदेश व तमिलनाडु को संयुक्त रूप से दूसरा स्थान दिया गया है। हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु को। इस सूचकांक में बिहार को सबसे अंतिम स्थान प्रदान किया गया है। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 129 पे। 129 देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2021-22 के वार्षिक बजट में जेंडर बजट को शामिल करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बन गया है? तो किसने शामिल किया है? आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, 129 का डी। तो देखिए, वित्तीय वर्ष 2021-22 के वार्षिक राज्य बजट में जेंडर बजट को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। इसकी घोषणा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने महिला दिवस, जो कि 8 मार्च को था, उस अवसर पर किया था। 7 जून 2021 को किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के लिए अध्यक्ष चुना गया है? किसे चुना गया? तो अब्दुल्ला शाहिद को चुना गया। ठीक है, ये मालदीव के तत्कालीन विदेश मंत्री रहे हैं। आगे चलते हैं, भारत की पहली भूतापीय बिजली परियोजना की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में की गई है? कहाँ पर की गई है? लद्दाख में। तो इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल एंड नेचुरल
गैस कॉरपोरेशन ONGC ने कहा है कि वह लद्दाख में देश की पहली भूतापी बिजली परियोजना की स्थापना करेगा। IMD द्वारा जारी विश्व स्मार्ट सिटी सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान किसे प्रदान किया गया है? तो ये जो शीर्ष स्थान है वो सिंगापुर को प्रदान किया गया है, 132 का डी। इसमें ज्यूरिख तथा ओस्लो को क्रमशः दूसरा, ज्यूरिख को दूसरा तथा ओस्लो को तीसरा स्थान दिया गया। भारत के 4 शहरों को शामिल किया गया जिसमें नई दिल्ली 89 पर, मुंबई 90 पे, हैदराबाद 92 पे और बेंगलुरु 93 पे है। 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को फोकस देश का दर्जा प्रदान किया गया? तो किसको प्रदान किया गया था? तो इसमें देखिए बांग्लादेश को फोकस देश का दर्जा प्रदान किया गया था। तो 16 जनवरी 2021 से शुरू हुए 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश को चुना गया था। इसका आयोजन गोवा में किया गया था, जहाँ हर बार होता है। किस देश की सरकार ने समुद्र में दुनिया की पहली ऊर्जा द्वीप के निर्माण की मंजूरी प्रदान की है? तो किसने की है? डेनमार्क ने। 134 का सी, डेनमार्क ने। ये कृत्रिम द्वीप होगा। किस व्यक्ति को तीसरे रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो किसे प्रदान किया जाना है? राजकमल झा को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राजकमल झा को। ठीक है, पत्रकार लेखक राजकमल झा जो बिहार के भागलपुर से हैं, को उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह उपन्यास दिल्ली की निर्भया कांड पर आधारित है, द सिटी एंड द सी। आगे चलते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसके चुनिंदा भाषणों का संकलन लोकतंत्र के स्वर का लोकार्पण किया है? तो किसके चुनिंदा भाषणों का संकलन लोकतंत्र के स्वर का लोकार्पण किया है? तो ये किया गया है आपका रामनाथ कोविंद के भाषणों का। तो 19 नवंबर 2020 को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा लिखी पुस्तक द रिपब्लिकन एथिक और लोकतंत्र के स्वर का लोकार्पण किया है। तो 2 पुस्तकें हैं, द रिपब्लिक एथिक और लोकतंत्र के स्वर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 137। हाल ही में खबरों में रही लक्ष्मी प्रिया महापात्रा का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंध रखती थी? तो ये जो है आपका नृत्यांगना थी। क्या थी? नृत्यांगना थी लक्ष्मी प्रिया महापात्रा। शास्त्रीय नर्तक केलुचरण महापात्रा की पत्नी और प्रख्यात उड़ीसा नृत्यांगना लक्ष्मी प्रिया महापात्रा का उम्र संबंधी विवाद के चलते 86 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई। हाल ही में खबरों में रही शामिया सुलूह हसन किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं अभी हाल ही में? तो ये चुनी गई हैं तंजानिया की। तंजानिया की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में शामिया सुलूह हसन नियुक्त हुई हैं। यह तंजानिया में एक इतिहास बनकर उभरा है, पहली महिला हैं। हाल ही में चर्चा में रहा बुशहर परमाणु संयंत्र किस देश में स्थित है? बुशहर परमाणु संयंत्र जो है ये किस देश में स्थित है? ये आपका ईरान। 139 का ईरान। जून 2021 में बुशहर परमाणु बिजली संयंत्र को अकस्मात बंद कर दिया गया। यह परमाणु संयंत्र ईरान में स्थित है तथा इसके 1000 मेगावाट रिएक्टर का निर्माण रूस की मदद से किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो बुशहर परमाणु संयंत्र है कहाँ पे है? ईरान में। चर्चा में रहा दाहलाबाद किस देश में स्थित है? तो ये जो है अफ़गानिस्तान में। कहाँ पर? अफ़गानिस्तान में स्थित है। आगे चलते हैं, एक सेकेंड। ये जो दाहला बांध है ये अफ़गानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। अगला है 141 नंबर क्वेश्चन। किस देश ने अपने पहले मंगल मिशन के लिए पहला अंतरिक्ष मिशन होप प्रोब लॉन्च किया? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? UAE संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। किस भारतीय मूल के पत्रकार को वर्ष 2021 का पुलित्ज़र पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है किसको? उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब एक से अधिक लोगों को दिया गया है। देखिए 142 नंबर देखते हैं। बज फीड न्यूज़ की महिला पत्रकार मेधा राजगोपालन को चीन में उइगर मुस्लिमों की यातना की सच्चाई उजागर करने के लिए तथा टाम्पा बे टाइम्स के नील वेदी को लोकल इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग के लिए पुलित्ज़र पुरस्कार दिया गया है। तो इस पर 2 आपके यहाँ पर सुमेलित हैं, तो इसलिए ई ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, 142 का ई। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अन्य योजना का विस्तार बढ़ाकर कर दिया गया है। कब तक कर दिया गया है? तो इसका जो विस्तार है वो सितंबर 2022 तक कर दिया गया है।
हाल ही में चर्चा में रहे भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। उन्होंने कितने मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो देखिए 87.58 मीटर, 87.58 मीटर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 145। टोक्यो पैरालंपिक 2020 खेल के संदर्भ में भारत के लिए निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है? भारत ने 5 स्वर्ण पदक जीते, सही बात है। भारत ने 5 रजत पदक जीते, ये आपका कथन सही नहीं है। देखिए टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल 19 पदक जीते हैं। इसमें 5 स्वर्ण हैं और इसमें 8 आपके रजत हैं। ये जो है 5 यहाँ 8 होना चाहिए और इसके अतिरिक्त 6 जो हैं कांस्य पदक भारत को मिले हैं। तो यहाँ पर आपका कौन सा गलत ये बताना है, तो बी वाला गलत है। जबकि भारत ने 8 रजत जीते और भारत ने कुल 19 पदक जीते, ये सब सही है। 21 जून 2021 को शुरू किया गया जान है तो जहान अभियान किस मंत्रालय की पहल है? तो ये जो है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की पहल है। तो देखिए यह मौजूदा टीकाकरण अभियान के संबंध फैलाई जा रही अफवाहों और आशंकाओं को कुचलने और रोकने के लिए यह एक राष्ट्रीय या राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? ये कब मनाया जाता है? 23 जून को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 23 जून को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ की नौसेना बल का पहला संयुक्त अभ्यास इवनोफर कहाँ पर शुरू हुआ? भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ की नौसेना का। ये अदन की खाड़ी में, कहाँ पर? अदन की खाड़ी में यह प्रारंभ हुआ। भारतीय नौसेना द्वारा युद्धाभ्यास ट्रोपेक्स 21 आयोजित किया गया है। यह किस प्रकार का युद्ध है? ट्रोपेक्स 21 किस प्रकार का युद्ध है? तो आप देखेंगे द्विवार्षिक, 2 वर्ष में एक बार होता है। ठीक है, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा द्विवार्षिक थिएटर अंतर्राज्य स्तरीय या स्तरीय ऑपरेशन रेडीनेस एक्सरसाइज है। इसका लक्ष्य स्थिरता और शांति को बढ़ावा देना है। अगला 150 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लाभार्थियों की संख्या में इजाफा दर्ज हुआ है। इस योजना के संबंध में कौन सा विकल्प सत्य है? तो देखिए इस योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं की पौष्टिक जरूरतों को पूरा करना, सही बात है। इसकी शुरुआत वर्ष 2017 में 1 जनवरी 2017 से की गई, ये भी सही है। इसके तहत लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से लाभ अंतरित किया जाता है, ये भी सही है। और यह योजना महिलाओं को गर्भधारण के दौरान 8,000 रुपये प्रति माह मुहैया कराती है। तो ये सही नहीं है। ठीक है, सरकार निम्नलिखित किस्तों में राशि को भुगतान करती है। पहली किस्त 1,000, दूसरी 2,000, तीसरी 2,000 रुपये, कुल 6,000 रुपये आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ई ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने इस पूरे वीडियो में 150 प्रश्नों में से मैथ वाले प्रश्न को छोड़ करके पूरे 150 प्रश्नों को कंप्लीट यहाँ पर किया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।